पैदा होते हैं, यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती की बात तो यह है, यहाँ अब इंसान पैदा नहीं होते। आज मला माझं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। मी हिंदीमधून बोलले तर चालेल दादा? मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर भाषा, रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आज हमारे भारत देश ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं। आज हमारा भारत देश 76वें वर्ष में पदार्पण करने जा रहा है। दोस्तों, आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्ययुगीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोलियों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, क्योंकि ये उस दौर की उनकी देशभक्ति की कसौटी थी। पर आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी लगन, ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से करे ना, तो वही सच्चा सबसे बड़ा देशभक्त है। दोस्तों, मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहोगे कि साल में सिर्फ 2 दिन तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो इसे आप उसकी देशभक्ति कहोगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके भूख की शक्ति है जो उसे ये सब करने पर मजबूर करती है। अपना परिवार, अपना देश, अपने राष्ट्र के प्रति क्या भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हम सब की सच्ची देशभक्ति। दोस्तों, आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज और अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। दोस्तों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगाए जाते हैं 56 भोग और दूसरी तरफ भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहते हैं हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, यहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती की बात तो यह है, यहाँ अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है और ना ही मुसलमान की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। एक शैक्षणिक बीमारी भी अपने समाज में मुझे नज़र आती है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दे करके विश्वविद्यालयी शिक्षा की बुनियाद रची, आज 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक और हमारे पास IIT, NIT, MIT, एम्स जैसे शिक्षण संस्थान हैं, तो दूसरी ओर हमारे देश के युवक और युवतियां बेरोजगारी की समस्याओं से लड़ रहे हैं। मैं ये बता दूं कि ये शैक्षणिक बीमारी का केवल एकमात्र कारण है, और वो यह है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है।
पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। दोस्तों, ऐसी कई तरह की बीमारियां हमारे समाज में आज है और इस बीमारियों की जड़ है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक इस देश की युवा पीढ़ी मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाती रहेगी, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, अपना धर्म अपनी जाति औरों से श्रेष्ठ समझकर दूसरे जाति धर्म की अवहेलना करेगा, तब तक ना ही इस देश में से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिसको दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों के चौखट पर अपना कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हमारे लिए दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन को, किसान को और हर एक भारतीय नागरिक को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। मैं आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस भारत की बेटी ये कहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें आगे ले जाना ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, अपने देश को आगे ले जाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। इतने दो शब्द कहकर मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। औरंगाबाद की पूरी टीम को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पत्रकारिता के ज़रिए सही को सही बताएंगे और गलत को गलत बताएंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं।